अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल है, मैं चाहूँगा हम कुछ बात उस पर करें, क्योंकि मुख्तलिफ़ इत्तलात हैं, मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं। अफ़गान मीडिया अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है, भारतीय मीडिया इस पर कुछ और कह रहा है, अमरीका का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, पाकिस्तान के पास इत्तलात और हैं, और सोशल मीडिया पर बहुत सारी ख़बरें हैं, वीडियोज़ हैं, चीज़ें हैं जो चल रही हैं। इस वक्त कंधार के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो भारतीय कौंसल खाना है उस पर तालिबान ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी वीडियोज़, तस्वीर, मनाजिर हम वो भी देख रहे हैं जहाँ मुख्तलिफ़ भारतीय एयरलाइंस में फ़्लाइट्स में असलहा जो है वो लाया गया और फिर उसे मुंतकिल किया गया, और वो असलहा फिर वहाँ से कहीं मूव किया जा रहा है, और ये असलहा अफ़गान फ़ौज के लिए भारत वहाँ पर दे रहा है इस वक्त। और जहाँ पर अगर अफ़गान तालिबान की हम बात करें तो उनका जो दावा है वो 85% से ज़्यादा हिस्से का कंट्रोल संभाल लेने का, और कहा जा रहा है कि उनकी पेशकदमी जारी है और उनका आखिरी मरकज़ जो है वो काबुल होगा, जहाँ पर पहुँचने में वो यकीनन 6 से 7 महीने से ज़्यादा अरसा नहीं लगाएंगे। अब इस वक्त जो कमियाँ हैं अफ़गान फ़ौज की, उनको अमरीका तस्लीम भी कर रहा है। कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान और चीन कुछ पॉलिटिकल सलूशन की तरफ सोच रहे हैं। तो इस वक्त एक लिहाज से बहुत सारी ख़बरें हैं अफ़गानिस्तान को लेकर, और जब भी अफ़गानिस्तान में कुछ होता है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आता है। अब गो के ये बयानात जो वज़रा के आ रहे हैं, वफाकी वज़रा के, उनमें कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो भी हुआ उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर नहीं आएगा। फिर ये भी कि महज़ब अफ़गान तालिबान बंदूक के बजाय बातचीत को तरजीह देंगे, शेख रशीद साहब ये फरमा रहे हैं, लेकिन ये किस हद तक अमली तौर पर मुमकिन होगा, द क्वेश्चन रिमेंस देयर। इसके साथ साथ अशरफ गनी साहब का जो बयान है वो ये कि तालिबान अफ़गान तनाज़ा को अमरीका के साथ किए गए अमन माहिदे के तहत हल करें, और फिर ये भी वो कहते हैं कि जब अमरीकी फ़ौज चली गई है तो अब तालिबान किससे और क्यों लड़ रहे हैं, जैसा कि वो ये तमाम तर चीज़ें नहीं जानते। आने वाले दिनों में ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, क्या मुमकिन है कि इसके इम्पैक्ट से पाकिस्तान महफूज रह सके, और क्या ये भी हतमी तौर पर तयशुदा है कि अब तालिबान ने कंट्रोल संभालना है, और ये कि वो असले के ज़ोर पर संभालेंगे, बातचीत के ज़ोर से संभालेंगे, और भारत वहाँ पर गो के अपने बहुत सारे रॉ के एहलकारों को मुंतकिल करने की भी खबरें हैं, लेकिन किस हद तक वहाँ पर एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि भारत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इस सारी सूरत हाल को, तो यकीनन अमेरिका यहाँ पर कोई ना कोई रोल भारत को देकर गया है, और वो किस हद तक इफेक्टिव होगा मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। आज का यही इशू हमारा रहेगा। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। जावेद राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, आप यकीनन बहुत बेहतर अंदाज में अफ़गानिस्तान और उसकी सूरत हाल को समझते हैं, ये मामलात एक्सपेक्टेड थे, इसमें कोई सरप्राइज़ का एलिमेंट है, या ये कह लीजिए कि ये वक्त से पहले सब कुछ हो रहा है, शायद मुतवक्के इतना जल्दी नहीं था? कैसे देखेंगे आप इस सिचुएशन को? देखें, एक लॉर्ड कर्जन की एक कोट है, उन्होंने कहा कि बट एनीबडी हु क्लेम्स टू अंडरस्टैंड द अफगान माइंड शुड हैव हिज ओन हेड एग्जामिन्ड। यानी जो ये दावा करता है कि वो अफगान के जहन को जानता है तो वो पहले अपने दिमाग का इलाज कराए। तो अफगानिस्तान में आप कभी भी आपके तज्जिए जो हैं वो हमेशा जो है वो सही नहीं होंगे, उसमें कई जो है तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पर हालात जो हैं वो तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। मुझे इस पे वो नहीं था कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बगैर अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान तस्फिये के बजाय उन्होंने उसको छोड़ दिया और अपने अफवाज का इनखिलाग जो है वो उन्होंने हुक्म दे दिया, और नेटो और जो अमेरिकन अफवाज हैं वो वहाँ से निकल जाएंगी। तो मुझे उसमें फिर कोई शक नहीं था कि अभी तालिबान जो है ना वो किसी मुआहदे की तरफ नहीं जाएंगे, वो इसका एक अस्करी हाल जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर आप वापस चले जाएं 1988 में, तो ये बिल्कुल वो जो है दोबारा वही हालात अफगानिस्तान में पैदा हो गए हैं। 1988 में हमने जिनेवा अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत किए और अपने कोई इसका ख्याल नहीं रखा कि सोवियत ट्रुप्स तो अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो खला पैदा होगा उसको कौन पुर करेगा, तो वो खाना जंगी की तरफ मामलात जो है वो चले जाएंगे। हालांकि इसमें जन ज़िया ने जुनेजो साहब को बताया था कि आप दस्तखत मत करें जिनेवा अकॉर्ड्स के ऊपर जब तक जो है वहां पर एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट की कोई बातचीत ना चले,
लेकिन जुनैदी साहब को समझ नहीं आई, उन्होंने दस्तखत करा दिए और आपने देखा कि फिर उसके बाद क्या हालात अफगानिस्तान में हो गए और 2001 तक हम आ गए। अभी भी वो हालात हैं। हमने दोबारा वो गलती की है कि अमेरिकन की और जो है तालिबान के दरमियान तस्फिया करा दिया। अमेरिका निकलने की कोशिश कर रहा है और एक खला छोड़ रहा है। अभी उस खला के अंदर जो है एक ताकत ने तो उसको पुर करना है और उसमें तालिबान सबसे मजबूत जो है वो कुव्वत थी। वो मेरे ख्याल में अभी कोई बात नहीं सुनेंगे। ये इधर उधर की बातें हो रही है, हमारे वज़रा भी बातचीत कर रहे हैं। हमारे वज़रा को तो खैर कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो मेरी और आपकी तरह अखबार पढ़ के तो तज्जिए अपने दे रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि तालिबान कोई और बात सुनेंगे किसी की, और ना वो तस्वीर की तरफ जाएंगे। वो मेरे ख्याल में इसका अस्करी हल निकालेंगे। वो इसका अस्करी हल निकालेंगे, ये बड़ा वाजे हो चुका है और वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। ज़ैगम खान साहब, कितना ये डिफरेंस रहेगा माजी के हालात से, और अगर आज देखें कि अमेरिका ने यहाँ पर बड़ी एक अफ़गान फ़ौज तैयार की, जदीद तरीक़ों पर उसकी तरबियत दी, आज भारत उसको असला दे रहा है, तो क्या कोई काउंटर होगा या फिर भी तालिबान ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं और वो ईजीली काबिज़ होते जाएंगे इलाकों पर? देखिए, 2 दिन पहले जो बाइडन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने अफ़गान फ़ौज के बारे में जो बात की, वो बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि देखें, अफ़गान फ़ौज जो है उनको किसी तरबियत की, सलाहियत की या असले की कोई कमी नहीं है। वो अफ़गानिस्तान की या अपने रजीम की या अपनी गवर्नमेंट की हिफाजत कर सकती है तालिबान से। और उनकी इस गुफ्तगू में एक तंज़िया बात भी शामिल थी कि हमने तो पूरी कैपेसिटी बिल्ड कर दी है और अफ़गान फ़ौज की कैपेसिटी बिल्ड करने पे कोई थोड़ा बहुत खर्च नहीं आया, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं। और अफ़गान फ़ौज को मेंटेन करने में भी हर साल 4-4.5 बिलियन डॉलर अमेरिका खर्च करता है। तो इस वक्त जो हमें कमी नज़र आ रही है, अगर हम बाइडन की बात को मान लें, और कोई वजह नहीं, क्योंकि अफ़गान फ़ौज इस वक्त कहीं फॉरेन आर्मी से नहीं लड़ रही जहाँ टैंक बाई टैंक और एयरक्राफ्ट बाई एयरक्राफ्ट आए। यहाँ पे एक ऐसी कम से कम 3 लाख की एक ऐसी मजबूत फ़ौज है जो इंसर्जेंट से तो आसानी से लड़ सकती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अफ़गान फ़ौज तो लड़ना ही नहीं चाह रही है, वो तो कोई रेजिस्टेंस दे ही नहीं रही है, वो तो सरहदें फलांग के दूसरे मुल्कों में दौड़ें लगा रही है। ये बड़ा एक अजीबो-गरीब सीन है कि वो नैरेटिव जो हमें अफ़गान हुकूमत बताती रही है और देती रही है और ये कहती रही कि अफ़गान जो है वो जो तालिबान है वो सिर्फ पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं, अफ़गान अवाम में उनकी कोई जगह नहीं है, कोई मकबूलियत नहीं है। मेरे ख्याल में वो नैरेटिव अब आपको पिटते हुए नज़र आ रहे हैं कि बहरहाल अफ़गान एक अफ़गान स्टेक होल्डर हैं और अगर उनके पास ग्राउंड पे सपोर्ट ना होती तो फ़ौज के लिए बहुत आसान होता उनको हराना, और बग़ैर लड़ाई के वो इस तरीके से अपनी टेरिटरीज़ को कंट्रोल ना करते जाते। अच्छा ज़ैगम खान साहब, एक तरफ आपने ये बात की, दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है कि फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं जो अफ़गान फ़ौज गालिबन कर रही है। 271 तालिबान जंगजू हलाक करने का दावा है, तालिबान तरदीद कर रहे हैं। तो ये सिर्फ महज खबरें ही हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एयर स्ट्राइक भी नहीं कोई किए जा? देखिए, एयर स्ट्राइक्स नहीं तो ये हालात यहाँ तक पहुँचाए हैं। इस तरह का अंधाधुंध फ़ज़ाई क़ुव्वत का इस्तेमाल अपनी ही ज़मीन पर, बाकी कि तालिबान कोई अलग ऐसी बैटल फील्ड तो अलग अलग नहीं है कि सरहद के एक तरफ दुश्मन की फ़ौज है और इस तरफ आपकी फ़ौज है। अपने ही शहरों पर जब आप फ़ज़ाई क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं और उसके नतीजे में जो सिविलियन लॉसेस होते हैं, आप देखिए बैनुल अक़वामी जो मीडिया को मैं देख रहा हूँ, जो वो इंटरव्यूज़ दिखा रहे हैं अफ़गानों को, तो अफ़गान अवाम तो ज़्यादा ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं तालिबान ने भी कोई कम ज़्यादतियाँ नहीं की हैं वहाँ।
माजी में भी और इस वक्त भी जो उनका तरीका है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को लोग ये बताते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा नुकसानात जो हैं वो अमेरिकी फौज और अफगान फौज से हुए। और वो क्यों हुआ? इसलिए कि उन्होंने फजाई कुव्वत को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। अगर फजाई कुव्वत को उन्होंने मजीद इस्तेमाल किया तो मेरे ख्याल में लोग और ज्यादा एलियनेट हो जाएंगे। पॉइंट आ गया आपका। मैं जरा जावेद राना साहब की जाने बढ़ूंगा। जावेद राना साहब, कुछ अलार्मिंग खबरें, जिस तरह एक तो बात की कि सरहदें फलांग के भाग रहे हैं अफगान फौजी वहाँ पर, उसके साथ साथ दौलत इस्लामिया में शमूलियत की भी कुछ चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि वो फ़ौजी जो हैं अफगान फ़ौजी वो वहाँ पर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, और कितनी गंभीर होती जा रही है सिचुएशन, कितनी मजीद होगी आने वाले दिनों? देखिए, हर चीज़ में एक सिल्वर लाइनिंग होती है। अभी जो क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये कोई आज का क्राइसिस नहीं है। सिविल वॉर 2002-3 से ये चल रही है अफगानिस्तान के अंदर और 20 साल हो गए हैं। 2 लाख लोग जो है अफगानिस्तान के अंदर अपनी जान दे बैठे हैं। उसमें ज़्यादातर जो रोल है अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का है और अमेरिकन एयर फोर्स का है। अमेरिकन ने हर किस्म का जो वहाँ पे बॉम्बिंग की है अदर दैन यूजिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सिविल वार जो अभी आपको नज़र आ रही, जिस रफ्तार से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं अपने हथियार फेंकते जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी आप देखें वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं हो रही और अभी जो प्रोविंशियल कैपिटल्स को वो कैप्चर नहीं कर रहे या काबुल की तरफ फौरी तौर पे नहीं बढ़ रहे, तो उसकी बुनियादी वजह जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने BBC के इंटरव्यू में कही है कि तालिबान ने ये कमिटमेंट किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। मतलब उनका कहने का ये है कि वो ऐसा कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं जब तक कि हम पूरी तरह से यहाँ से इनखला नहीं कर लेते। गालिबन सितंबर 11 को जब अमेरिकन प्रेसिडेंट एक स्पीच करेगा उसमें वो क्लेम करेगा जी कि हमने अफगानिस्तान का मामला अफगान के हवाले कर दिया है और हमें उनसे एक यकीन दहानी चाहिए थी कि अलकायदा को वो सपोर्ट जो है नहीं करेंगे, उनको सैंक्शंस नहीं देंगे, वो हमें मिल गई है। तो उसके बाद मेरा ख्याल ये है कि इसी साल के अंदर मुझे ये लग रहा है कि वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर काबूज हो जाएंगे। 85% टेरिटरी तो उनका दावा है कि 85% इलाके के ऊपर उनका कब्जा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक हमें सिल्वर लाइनिंग देखनी चाहिए इसके अंदर। जितनी हलाकतें हो चुकी हैं, जितनी लोग जानी ज़ाया हो चुकी हैं अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमारे कबायली इलाकों में कम से कम 4000 लोग शहीद और यहाँ पे 75,000 कैजुअलिटीज़ हैं, जिसका मतलब ये है कि 30 से 40,000 लोग अपनी जान दे बैठे हैं, बाकी लोग जख्मी हुए हैं इस पूरी जंग। आप देख रहे हैं कि अब हिंदुस्तान की जान पे बनी हुई है। उनका जो कौंसलेट जनूबी अफगानिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, वो बंद हो गया है। ये हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग है और हमें किसी किस्म का यहाँ पे खौफ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और हम कुछ हमारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये खौफ फैलाया गया कि तालिबान के आने से क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, अमन आ जाएगा। ये जो सिविल वार हो रही है यह ख़त्म हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ज़्यादा इसमें गड़बड़ मैं नहीं समझता कि होगी, लेकिन उस स्केल के ऊपर जो हमें एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि बहुत बड़ी सिविल वार होने वाली है, वो नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अफगानिस्तान का जो शुमाली इलाके हैं, जो नॉर्दर्न अलायंस हुआ करते, सबसे पहले उन इलाकों पे काबूज हो रहे हैं। उन इलाकों से जो मिनॉरिटी ग्रुप्स थे, मिनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स थे, उनकी रिप्रेजेंटेशन तालिबान की फौज के अंदर है। उनके कमांडर्स जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर से हैं। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात, शिया हज़ारा शिया के खिलाफ एक सेक्टेरियन एंगल था आज से 20 साल 22 साल पहले, वो उनकी फौज का हिस्सा है, उनको वो जगह दे रहे हैं। मतलब ये मेरे कहने का कि तालिबान की वो तालिबान नहीं है जो आज से 20 साल वाले थे। बिल्कुल सही सर, पॉइंट आ गया आपका जावेद राना साहब। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, थोड़ा सा भारत का जो किरदार है उस पर ज़रा रोशनी डाल दें। जो हमने देखा कि असलाह वहाँ पर आ रहा है, आप समझते हैं कि अमेरिका कोई रोल इस वक्त दे के गया होगा भारत को जो वो अदा करने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा है तो किस हद तक कामयाब हो पाएगा? इसके अंदर कोई ख़ास रोल नहीं होगा। वो जो भारत है वो उन अनासर को जो है मजबूत करने की कोशिश कर रहा होगा कि जो उनके साथी हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं,
तो उनकी इस वक्त अफगान फौज तो मेरे ख्याल में उनकी इतनी इमदाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लगता नहीं है कि वो किसी सस्टेन बैटल में हिस्सा लेंगे। जो खौफ और डर है वो ये है कि लोकल मिलिशियाज हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में, ताजिक है, उज़्बेक है, हज़ारा है, बाकी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनके पास अगर ये असलाह वगैरह आ जाता है तो वो बहुत मजबूत हो जाते हैं और वो एक सिविल वॉर की तरफ चले जाएंगे जो बिटवीन द एथनिक कम्युनिटीज होगा, ताजिक वर्सेस पश्तून होगा। अब ये बात हुई थी कि जो वहां पर जो है वो ताजिक कमांडर्स हैं ये बहुत कम हैं, आटे में नमक के बराबर हैं। ज्यादातर तकरीबन 98%, 97% जो वो है तालिबान कुव्वत है वो पश्तून है। उनके शूरा में सिर्फ एक ताजिक है और कोई भी उनकी जो शूरा रहबरी है उसके अंदर और कोई नहीं है। ज्यादातर वेस्टर्न अफगानिस्तान के लोग हैं तो वहां पर हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है अफगान फौज कोई मुजाहिमत पेश करेगी। ज्यादा मुजाहिमत मुझे डर है या जो सिविल वॉर है वो ये है कि अफगान आपस में ये जो एथनिक ग्रुप्स हैं इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमें खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वहां पर जो है ऐसे ग्रुप्स नहीं मुनज़्ज़म होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं करेंगे। इससे पहले भी जो यहाँ पर शिया मुखालिफ ग्रुप थे और जो बाकी इंतहा पसंद ग्रुप थे पाकिस्तान में, उन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ली थी और तालिबान ने बिल्कुल इनकार कर दिया था। शुरू में तो इनकारी हो गए थे, यहाँ पर कोई है नहीं। उसके बाद जब उनको कन्फ्रंट किया गया, उनको एविडेंस दी गई, तो उन्होंने कहा कि जी हम इनको नहीं निकाल सकते क्योंकि ये आइडियोलॉजिकली हमारे साथ एक ही उसके ऊपर है, पेज पे है, तो हम इनको नहीं निकाल सकते। रियाज बसरा का आपको नाम याद होगा, वो अफगानिस्तान में जलालाबाद में और इस तरह पख्तिया में वो पनाह वगैरह ये इस किस्म के ग्रुप्स लेते थे और वो पाकिस्तान में आके हमले करते थे और वापस चले जाते थे। एक और बात यह है कि हम अफगान फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ना हमें कोशिश करनी चाहिए, ना अफगान मानेगा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी पे हम कंट्रोल करें। तालिबान मुझे नहीं लगता है कि वो पाकिस्तान की बात सुनेंगे फॉरेन पॉलिसी में। वो हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात जो है रखेंगे, मुझे है किसी न किसी तरीके से वो हिंद के साथ अपने ताल्लुकात रखेंगे, क्योंकि जो है वो उनका एक नेचुरल अलाइ टाइप बनता है। तालिबान ने कभी भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं माना। पहले हमने उनसे बात की थी कि आप ड्यूरेंट लाइन के ऊपर बात करें, उन्होंने कहा जी हम जंग में हैं, हम इस वक्त इतने बड़े फैसले नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि वो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर भी हमारी इस बात को मानेंगे कि वो ड्यूरेंट लाइन को एक लेजिटिमेट सरहद जो है वो कबूल करे। तो हमें फहमी नहीं रहना चाहिए कि जो है तालिबान आ जाएंगे तो वो उनकी पॉलिसी हमारे सबसर्विएंट होगी, हम जो कुछ कहेंगे वो बात मानेंगे। अफगान जो होता है वो पाकिस्तान में जब बैठा होता है आपके सामने यहाँ पर किसी एजेंसी के दफ्तर में, वो किसी और तबीयत का होता है, और वो जब वापस चला जाता है काबुल में और एक सीट पे बैठ जाता है फिर वो किसी और तबीयत का होता है। तो जो बात आपने पहले कही थी कि वो अफगान माइंड को समझना मुश्किल है, तो अभी हतमी तौर पर हम कोई बात नहीं कह सकते। ज़ैगम खान साहब, जो एक बात अभी हाल ही में मोहिद यूसुफ साहब ने कही कि इट्स अबाउट टाइम कि हम अफगान रेफ्यूजीज़ जो पहले से हैं उनको वापस भेजने का सिलसिला शुरू करें। अब इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मोर रेफ्यूजीज़ विल प्रॉब्ली कम। जो भी सूरत हाल हुई एक बहाना ज़रूर बनेगा। पाकिस्तान को ईरान मॉडल पर ही तवज्जो अब देनी चाहिए, या जिस तरह माजी में हुआ मज़ीद लोग ये आएंगे, मुख्तलिफ हिस्सों में रहेंगे, कारोबार करेंगे और मज़ीद मसाइल पाकिस्तान के लिए पैदा होंगे? देखिए, पाकिस्तान के लिए ईरान मॉडल को अडॉप्ट करना मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि ईरान और अफगानिस्तान में जो एथनिक है वो थोड़ा फ़र्क है। अगरचे फ़ारसी बोलने वाले भी जो लोग हैं उनकी फ़ारसी में भी फ़र्क है, कबाइल मुख्तलिफ हैं, लोग मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ 30 लाख लोग पहले पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। अगर अफगानिस्तान से लोग आते हैं तो वो उनके साथ मिक्सअप हो सकते हैं। 5-10 लाख तो आसानी से पूरे पाकिस्तान में जो पहले 30 लाख लोग लग रहे हैं उनके साथ मिक्सअप हो सकते हैं। फिर बहुत से लोग बॉर्डर के पार कबाइल के साथ मिक्सअप हो सकते हैं। तो हमें बड़ी क्लियर इस पर पॉलिसी अपनानी होगी। एक तो ये है कि बड़ी वाज़ेह बात है कि हम मज़ीद रेफ्यूजीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि रेफ्यूजीज़ अब सिर्फ हमारे लिए फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, बल्कि इस वक्त वो एक सिक्योरिटी चैलेंज भी है। बड़ी दुख की बात है, बेचारा रेफ्यूजी क्या सिक्योरिटी चैलेंज होता है जो अपनी ज़िंदगी बचा के या अपने खाने के लिए आता है, लेकिन उनको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे उसको बाहर की एजेंसी अफगानिस्तान के गिरोह इस्तेमाल कर सकते हैं और करने की कोशिश की है। आपने देखा कि कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने अपनी धमकी में कहा कि तुम्हारे मुल्क में हमारे 30 लाख लोग मौजूद हैं। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि उन्होंने अफगान रेफ्यूजीज़ को जो 30 इतने साल से 40 साल से यहाँ रह रहे हैं उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी दी। फिर उन्होंने जिस तरीके से अफगान रेफ्यूजीज़ के सेंटीमेंट उभारे
और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर उनमें अफगान नेशनलिज्म को फैलाने की कोशिश की, और उसके नतीजे में मैंने देखा है, खुद देखा है कि केपी में किस तरीके से अफगान रेफ्यूजीज में और लोकल लोगों में एक बड़ी तलखी पैदा आ गई है, जिसके पिछले दिनों में भी हमने कुछ मुजाहरे देखे। और मैंने केपी में जब यंग लोगों से, मेरी कुछ मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू हुई, तो मैंने देखा काफ़ी उन बेचारे रेफ्यूजीज़ के ख़िलाफ़ काफ़ी सेंटिमेंट है। तो हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो इंसानियत पर भी मबनी हो। इस वक्त तो हम लोगों को वापस धकेलने वाली बात भी मेरे नहीं ख्याल इन हालात में कुछ जाना चाहेगा, या हम ज़बरदस्ती धकेलें या धकेलना चाहिए। ये लोग अक्सर लोग यहाँ से पैदा हुए हैं, तो हमें इनके साथ तो हमदर्दी करनी चाहिए, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मज़ीद कोई रेफ्यूजी यहाँ ना आए। और उसका हल ये है कि उनको बजाय रेफ्यूजीज़ के इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस के तौर पर ट्रीट किया जाए, और अफ़गानिस्तान के अंदर ही उनकी रहने की, जो डिस्प्लेस होते हैं लोग, वो डिस्प्लेस होकर दूसरे मुल्कों में ना जाएं, बट एज इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल महफूज जगहों पर रहें, जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको फैसिलिटेट करे, उनको सपोर्ट करे, और पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले करे इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू उनको सपोर्ट करने में और डायरेक्ट सपोर्ट करने में। बिल्कुल सही। जावेद साहब, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के कहते हैं कि नए महज़्ज़ब अफ़गान तालिबान बंदूक के बजाय बातचीत को तरजीह देंगे। भी हम लोग तो कुछ और बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया कुछ और देख रही है, असले के ज़ोर पे सब कुछ हो रहा है। वो कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेके आए कि वो बातचीत पर फोकस करेंगे और बातचीत को तरजीह देंगे? उनका बयान है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए एक बहुत बड़ी हकीकत है जो विद इन द तालिबान एक नरेटिव बिल्ड हो गया है, और इस वक्त मेरा ख्याल ख़ास तौर पे दुनिया भर में मुसलमान पॉपुलेशन में एक नरेटिव बिल्ड हो रहा है, और वो ये है कि जो अफ़गान जो हैं वो उनको आप फतह नहीं कर सकते। जो बरतानिया के साथ हुआ अपना 18वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में, फिर सोवियत यूनियन के साथ हुआ, अब अमेरिका के साथ हुआ है। तो इसलिए जो शेख साहब फरमा रहे हैं कि वो बंदूक के ज़ोर पर ना आए, तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने 2 लाख बंदे जो हैं वो अपनी जानें दे बैठे हैं, वो किसके ज़ोर पे किया था? बंदूक के ज़ोर पे हुआ था ना। तो ये जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स के अंदर ऐसी बातें आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन वो हार्ड रियलिटीज़ को नहीं समझ रहे कि वहाँ पे हो क्या रहा है। अभी हो ये रहा है कि तालिबान काबुल की तरफ नहीं आ रहे या प्रोविंशियल कैपिटल्स की तरफ नहीं आ रहे, जैसा कि मैंने पहले कहा था। बुनियादी वजह यह है कि एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग में गालिबन पाकिस्तान का रोल है। पाकिस्तान ने उस अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट किया है कि अमेरिकन को कुछ फेस सेविंग दे दें। सर्टेनली इस बात पे तो सबका कंसेंसस है कि अगर वो मिलिटरीली एक चीज़ का सॉल्व कर सकते हैं तो वो उस सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जाएंगे। ताहम एक अंदाज़ा ये भी है कि तालिबान चाहेंगे कि वो किसी तरह उनको थोड़ी और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जिस मोमेंटम में वो है वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के चक्कर में है। वो बुनियादी उनका मकसद ये है कि किसी जैसे अमेरिकन यहाँ से चले जाते हैं, वो जितने भी प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं और काबुल हैं उसको वो फतह कर दें। और मुझे तो ये लगता है कि शायद अफगान आर्मी बिल्कुल काबुल में जब वो जाएंगे तो वो सरेंडर कर दें। देखिए जो दे हैव लॉस्ट द विल टू फाइट, ये सबसे बड़ा एक अलमिया है, और ये इंडिकेट करता है कि अमेरिकन ने 20 साल यहाँ पे कॉलोनियल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था, और वो जो अफगान अवाम है उनके लिए वो काबिल कबूल नहीं है। हमने कहा थी कि नहीं जी, तालिबान जस्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। जब उन्होंने अमेरिकन से यहाँ हमला किया, लोग से नफरत करते हैं, ये किस बुनियाद पे कहते हैं? अफगानिस्तान आज भी उतना ही कंजर्वेटिव है जितना आज से 20 साल पहले था। ताहम ये एक कंसिक्वेंसी अमेरिकन ने डेवलप की है जो ज़्यादातर काबुल में है, कुछ शहर में हैं, जो बड़े अमेरिकनाइज हैं, वेस्टर्नाइज हैं। उनका नरेटिव, उनकी बातें हम मीडिया पे चलाते हैं इस अंदाज में कि जैसे वो अफगान कल्चर को राइटली सेड। जावेद राना साहब, आपका पॉइंट आ गया सर, और बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त यकीनन जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई अहम है, बदलती सूरत हाल है, और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर नहीं आएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते पर आएगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव रहे तो वो अच्छा है। लेकिन अगर अदरवाइज़ अदर वे राउंड इसका इम्पैक्ट माजी की तरह आता है तो फिर पाकिस्तान और दीगर ममालिक को भी अपने लिए सोचने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।